आप सभी को सादर अभिवादन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिटलर की विदेश नीति और द्वितीय विश्व युद्ध। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि हिटलर किस प्रकार से अपने देश में शासन व्यवस्था करता है, नाजी पार्टी कैसे शासन व्यवस्था करती है। हिटलर जो है ये अपनी विदेश नीति में 1933 में पहले तो कहता है कि हम विश्व शांति का समर्थक करते हैं, शांतिपूर्ण नीति अपनाने का आश्वासन दिया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था, शांतिपूर्ण नीति अपनाने का वास्ता देने का, कि जर्मनी ने जो क्षेत्र गंवाया है किसी भी तरीके से उन क्षेत्रों को जर्मनी वापस पा ले। 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी जो क्षेत्र गंवाता है उसको किसी भी तरीके से वापस मिल जाए, ये मुख्य उद्देश्य था। और हिटलर और ये चाहता था कि वो अपनी विदेश नीति के द्वारा जर्मनी की जो अपमानजनक वर्साई संधि में जो शर्त थी इसको ख़त्म करना और जर्मनी के लिए समानता की स्थिति लाना, इस दिशा पर हिटलर काम करना शुरू करता है। और 1935 में हिटलर ने अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाई, सेना में युवाओं की अनिवार्य भर्ती किया और अपनी सेना को सशक्त किया। हिटलर के द्वारा ये कार्य किया जाना मतलब सीधा सीधा वर्साई की संधि का उल्लंघन माना गया, लेकिन हिटलर जो है इस पर कार्य करता रहा, अमल करता रहा। 1935 में सार घाटी, इसमें जनमत संग्रह करवाता है। ये फ्रांस को दिया गया था, कोयला क्षेत्र है वर्साई की संधि के द्वारा, यहाँ जनमत संग्रह कराया जाता है और वापस जर्मनी में उसको मिला लिया जाता है। उसके बाद 1936 में हिटलर के सैनिकों ने राइनलैंड, ये भी जो मित्र राष्ट्र हैं इनके कब्जे में था, तो इस पर भी अपना अधिकार कर लेता है। फिर 1936 में हिटलर इटली का फांसीवादी मुसोलिनी और स्वयं हिटलर और जापान का सैनिक शासक ये तीनों मिलकर के सोवियत रूस के विरोध में समझौता करते हैं, सोवियत रूस विरोधी समझौता करते हैं और इन्हीं को ध्रुवी राष्ट्र कहा जाता है। इन्हें जापान, इटली और जर्मनी ये तीनों जो है ध्रुवी राष्ट्र कहलाए और जो इन्होंने समझौता किया था रूस के खिलाफ, यहीं से इनकी मित्रता की शुरुआत भी होती है। हिटलर जो है अब आगे क्या करता है, तो स्पेन, यहाँ पर भी एक तानाशाह बादशाह उभर करके आते रहता है। तो इस बादशाह को सत्ता में बैठाने के लिए हिटलर जो है ये सैन्य व्यवस्था का तानाशाह शासक बादशाह ने, तानाशाह शासक हम कर सकते हैं, तो हिटलर इसको बैठाने के लिए स्पेन में इस तानाशाह को सैनिक सहायता प्रदान करता है, अपनी सेना स्पेन में भेजता है और इसी तानाशाह शासक को स्पेन में कुर्सी दिलवाता है। तो स्पेन से भी इसकी दोस्ती हो जाती है। अब हिटलर विश्व में चल रही स्थिति को भांप लेता है। हिटलर जान जाता है कि ब्रिटेन और फ्रांस अभी युद्ध नहीं करना चाहते हैं और वो सोवियत रूस को आगे कर देते हैं युद्ध करने के लिए, बीच में मतलब खड़ा कर देते हैं जर्मनी और अपने बीच में। इसी को हिटलर तुष्टीकरण की नीति भी कहा जाता है। तो ये विश्व में घटनाएं घटित होती रही और इसी के बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और जब ये तुष्टीकरण नीति ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा अपनाया जाता है हिटलर के साथ, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए हिटलर ने 1939 में ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लेता है। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं सार घाटी में, राइनलैंड पर, फिर इधर चेकोस्लोवाकिया में और ऑस्ट्रिया में अब जर्मनी का कब्जा हो गया। 1939 के अंत में सोवियत रूस के साथ हिटलर जो है एक समझौता कर लेता है, अनाक्रमण समझौता, जिसमें एक दूसरे पर आक्रमण न करने की दोनों ने समझौता किया। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। ये द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई या तत्कालिक कारण हम कह सकते हैं, यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। पहले जो है हिटलर
ने पोलैंड पर आक्रमण किया। पोलैंड जो है हिटलर के आक्रमण का जवाब दिया, लेकिन उसके सामने हार गया और पोलैंड पर हिटलर का कब्जा हो गया, जर्मनी का कब्जा हो गया। जैसे ही पोलैंड पर हिटलर का कब्जा होता है तो वहाँ वो इतना अमानवीय व्यवहार करता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। विश्व पूरा स्तब्ध रह जाता है। पोलैंड पर कब्जा करते ही हिटलर जो है वहाँ के अधिकांश यहूदी है, अभिजात्य वर्ग है, शिक्षक वर्ग है, सबको पकड़ के चुन चुन के मारना शुरू कर देता है। इसकी वजह यह है कि पोलैंड को कोई नेतृत्व ना दे सके और पोलैंड जो है हिटलर के कब्जे में रह सके। किसानों को, पोलैंड के किसानों को उनके गांव से निकालकर शिविरों में रखा गया और अपने नागरिकों को, अपने लोगों को, जर्मन लोगों को हिटलर ने पोलैंड में बसा दिया। किसान को जो शिविरों में रखा गया तो उनके साथ दास जैसे व्यवहार किया गया। अब हिटलर अपने देश की जनता को संतुष्ट करना चाहता था, अपने पक्ष में करना चाहता था। तो हिटलर ने अपने देश की जनता के नाम संदेश में ये कहा कि जर्मन लोगों को सांस लेने व पनपने के लिए जगह की ज़रूरत है, जिसे वो हासिल करेगा। और हासिल वो कैसे करेगा? तो दूसरे देशों के ऊपर आक्रमण करके, दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करके। तो उसका ये कहना था हिटलर का कि जो गैर जर्मन लोग हैं वो कमतर मनुष्य है, इन्हें उनमें कोई योग्यता नहीं है, वो तुच्छ है और वो केवल और केवल गुलाम बनने के लायक हैं। इसी सिद्धांत पर वो पूरे विश्व में कब्जा करना चाहता है और जर्मनी लोगों को ये कहता है कि यदि जर्मनी पूरे विश्व पर कब्जा कर लेता है तो इसका फ़ायदा जो है ये जर्मनी के लोगों को ही होगा, क्योंकि जितने देशों पर वो कब्जा करते चले जाएंगे तो वहाँ की प्राकृतिक संपदा का दोहन करेंगे और प्राकृतिक संपदा का दोहन करके उनको हर प्रकार का लाभ मिलेगा, जर्मन लोगों का जीवन संवर जाएगा। जर्मन सैनिकों को ये बताया गया कि वो एक दूसरे देश के लोग कमतर मनुष्य हैं, मतलब उनमें योग्यता क्षमता नहीं है, जबकि जर्मन के लोग ये बहुत ही योग्य हैं। जर्मनी के आगे कोई भी दूसरा देश टिक नहीं पाएगा और वो हार जाएगा। तो इस प्रकार से वाक्य दे दे के हिटलर जो है अपने देश के सैनिकों को, नागरिकों का मनोबल जो है बढ़ाता रहा। अब हिटलर जब पोलैंड पर अधिकार कर लिया तो पोलैंड के समर्थन में ब्रिटेन और फ्रांस आगे आते हैं। वो पोलैंड को मुक्त कराने के लिए जर्मनी के ऊपर आक्रमण करते हैं, युद्ध की घोषणा कर देते हैं। तो इसी कदम से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। जर्मनी जो है शुरू में बहुत तेज गति से युद्ध करते जाता है और यूरोप और फ्रांस पर यह कब्जा करते चले जाता है। जर्मनी सेना उत्तरी अफ्रीका में प्रवेश करके ब्रिटेन के उपनिवेशों को भी अपने कब्जे में कर लेता है। इस बीच इटली और जापान भी ये जर्मनी के समर्थन में आ जाते हैं। तीनों मिलकर के धुरी राष्ट्र कहलाए। इटली, जापान और जर्मनी तीनों को धुरी राष्ट्र के रूप में माना जाता है। अब 1941 में जापान ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला बोल दिया। इन्हें 1941 में जापान ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला बोल दिया। इसके जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा और रूस पर भी जर्मनी ने हमला बोल दिया, जबकि जर्मनी और रूस के बीच अनाक्रमण संधि हुई थी। इस संधि का उल्लंघन करते हुए जर्मनी ने रूस पर भी हमला बोल दिया। तो अभी तक जो रूस युद्ध से अलग था वो भी इस युद्ध में कूद पड़ा। तो अब अमेरिका और रूस भी ब्रिटेन और फ्रांस के समर्थन में आ गए। अब ये इधर एक तरफ इटली, जापान और जर्मनी, दूसरी तरफ अमेरिका, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके नेतृत्व में युद्ध लड़ा जाने लगा और ये राष्ट्र मित्र राष्ट्र कहलाए। जैसे वो धुरी राष्ट्र 3 राष्ट्र, तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ये मित्र राष्ट्र कहलाए।
और बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो इनके द्वारा ही विश्व में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। प्रारंभ में सोवियत संघ हमले के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बाद में फिर सोवियत संघ या रूस भी ये हमले के लिए तैयार होता है और पहली बार हिटलर को हार का सामना करना पड़ता है। स्टालिनग्राद नामक जो जगह है ये रूस में आता है, यहीं पर हिटलर को हार का सामना करना पड़ता है। उसकी विश्व विजयी सेना पहली बार इस युद्ध में हारती है। इसके बाद सोवियत सेना आगे बढ़ते जाती है और जर्मन राजधानी बर्लिन को 1945 में अपने कब्जे में कर लेती है। जैसे हिटलर को इसका पता चलता है वो आत्महत्या कर लेता है। दूसरी तरफ 1942 में ब्रिटेन और अमेरिका ये मिलकर के फ्रांस को मुक्त कराने के लिए उधर आक्रमण करते हैं, जहाँ पर मुसोलिनी इटली कब्जा कर लिए रहता है। बाद में फिर जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं, मुसोलिनी को पता चलता है, इटली की जब हार होती है तो मुसोलिनी भी आत्महत्या कर लेता है। तो इस प्रकार हिटलर और मुसोलिनी आत्महत्या करके यहाँ पर इस युद्ध को एक तरह से ख़त्म ही कर देते हैं। लेकिन अब बच जाता है जापान। तो अमेरिका 1945 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा देता है। ये दोनों शहर पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं और इसके बाद जापान भी आत्मसमर्पण कर देता है। उसके आत्मसमर्पण करते ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। इतिहास का सबसे भयंकर विनाशकारी युद्ध था ये। ऐसा विनाश पहले कभी नहीं देखा था। एक और हिटलर और मुसोलिनी तो क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। यहूदियों पर जो अत्याचार किए थे, पोलैंड के नागरिकों पर अत्याचार किए थे, तो दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका ने एटम बम गिरा करके बेगुनाह नागरिकों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस युद्ध में 225 लाख सैनिक मारे गए और 500 लाख सामान्य नागरिक मारे गए। होलोकास्ट जहाँ पर हिटलर जो है रखा रहता था इन लोगों को, वहाँ पर यहूदी लोगों को यातना देता था। 60 लाख लोग वहाँ पर मारे गए। यहूदी और हिरोशिमा नागासाकी में कुल 2,50,000 लोग मारे गए। सबसे ज़्यादा क्षति सोवियत रूस को हुई। कहा जाता है कि वहाँ 200 से 400 लाख लोग मारे गए, जो वहाँ की जनसंख्या का लगभग 20% थी। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब सैनिकों की तुलना में सामान्य नागरिकों की मौत ज़्यादा हुई। इस युद्ध में स्त्री और पुरुष दोनों वर्ग शामिल हुए। ये एक ऐसा युद्ध था जो पूरी अर्थव्यवस्था को युद्ध के लिए पुनर्गठित करना पड़ा, ताकि असीम मात्रा में हथियार तैयार किया जा सके। यानी अर्थव्यवस्था एक तरह से युद्ध आधारित थी। युद्ध हुआ तभी सबको फायदा भी होगा, इस प्रकार से अर्थव्यवस्था थी। इस युद्ध के बाद फिर सोवियत संघ की स्थापना होती है। इसको हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत और द्वितीय विश्व युद्ध। भारत की क्या भूमिका रही द्वितीय विश्व युद्ध में।